देखो, अगर जिंदगी में फूल ना होते, बादल ना होते, पवित्रता ना होती, प्रकाश ना होता, सिर्फ अंधेरा होता, कीचड़ होता, गंदगी होती तो कितना अच्छा होता। हम सब उसमें कीड़े की तरह बिलबिलाते और मर जाते। लेकिन बड़ा अभागा होता है वह दिन जिस दिन हमारी आत्मा पवित्रता की एक झलक पा लेती है, रोशनी का एक कण पा लेती है, क्योंकि उसके बाद सदियों तक अंधेरे में कैद रहने पर भी रोशनी की प्यास उसमें मर नहीं पाती, उसे तड़पाती रहती है। मैं पहाड़ों पे हूँ और उत्तराखंड के बेहतरीन सुंदर पहाड़ों पर। और मेरा उत्तराखंड पे सभी लोग हिंदी में बातचीत करते हैं, पूरे उत्तर भारत में सभी लोग हिंदी में बातचीत करते हैं। और मुझे एक चीज़ हमेशा एक तरह की चुभती रहती है कि दो हिंदी में बड़े न्यूज़ चैनल्स हैं, सिनेमा है, परंतु हिंदी साहित्य से बहुत कम लोगों की आत्मीयता है। ऐसे लगता है कि साहित्य कहीं हमारी भागदौड़ में छूट सा गया है, और साहित्य की जब बात भी आती है तो हम कुछ छोटे मोटे अंग्रेजी लेखकों को पढ़ना ज़्यादा पसंद करते हैं रादर देन बेहतरीन हिंदी लेखकों को। और हिंदी लेखकों में भी ज़्यादातर लोगों को केवल एक दो लेखकों का नाम पता है, कुछ को उन एक दो लेखकों में सबसे प्रमुख लेखक हैं प्रेमचंद। बट प्रेमचंद के बाद भी 1950 के बाद इंडिपेंडेंट इंडिया का हिंदी लेखक हिंदी साहित्य बहुत ही रिच है, हिंदी अदब की दुनिया बहुत ही सराहनीय है, बहुत ही महत्वपूर्ण है लोगों के लिए जानना। और मैं ये सीरीज़ उसी श्रृंखला में करना चाहता था ताकि मैं आप लोगों से शेयर कर पाऊँ कुछ महत्वपूर्ण हिंदी लेखक जिन्होंने इंडिपेंडेंट इंडिया में लिखा है। इसी सिलसिले में मैं आपसे धर्मवीर भारती के इस छोटे से उपन्यास की बात करना चाहता हूँ। ये उपन्यास सिर्फ केवल 75 पन्नों का है, और जिन्होंने हिंदी केवल 10वीं तक पढ़ी है वो भी इसे समझ सकते हैं, इसे पढ़ सकते हैं। परंतु ये टेक्निक के लेवल पे, कथा के लेवल पे, शिल्प के लेवल पे, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पेकेबल नॉवेल्स रिटन इन हिंदी। 1990 के दशक में श्याम बेनेगल ने इस उपन्यास पर आधारित एक फिल्म का निर्देशन भी किया था, और वो मूवी अब भी एक कल्ट क्लासिक मानी जाती है। ये कहानी दो चीज़ों के बारे में है। एक लेवल पे ये कहानी कहने के तरीके के बारे में है, कहानी कैसे कही जाए इस बारे में है, और मुख्यतः इस कहानी के सेंटर में है मानिक मुल्ला। मानिक मुल्ला जी क्या करते हैं, मोहल्ले में सभी लड़कों को इकट्ठे करके कहानियां सुनाते हैं। क्यों भाई? मेरे कमरे में बैठकर दूसरों की किताबें पढ़ता है। देवदास, लिजी बकवास, न कोई निष्कर्ष न सुझाव। एक बेहतरीन कहानी ना केवल कहानी के माध्यम में अच्छी होती है, बल्कि वो कहानी कहने के टेक्निक में भी एक मूलभूत परिवर्तन लाती है। और एक महान उपन्यास का नया तरीका कुछ अटपटा, कुछ अजीब सा नहीं लगता, बल्कि इतना फेमिलियर लगता है मानो सारी कहानियां वैसी ही लिखी जाती हैं। और धर्मवीर भारती खुद इस उपन्यास की शुरुआत में कहते हैं कि जो उन्होंने टेक्निक अपनाई है वो शायद नॉवल के लिए बहुत कॉमन ना हो, परंतु उपनिषदों में, कथाचरित सागर में वो बहुत कॉमन है। इस टेक्निक का मतलब ये है कि 5 या 6 कहानियाँ कही जा रही हैं, परंतु वो अपने में आपस में कहीं ना कहीं किसी न किसी अंश से जुड़ी हुई हैं। जमुना जैसी नायिका की कहानी क्यों कही जाए? शकुंतला जैसी भोली भाली या राधा जैसी पवित्र नायिका उठाते, या आधुनिक बनना है तो जैनेन्द्र की सुनीता जैसी साहसी नायिका, और या जयशंकर प्रसाद की देवसेना टाइप मिल सकते थे। लेकिन जीवन में अधिकांश नायिकाएं जमुना ही होती है, 99%। लेखक को आदर्शवादी होना चाहिए। इसीलिए तो प्रेम पर आर्थिक प्रभाव की बात करता हूँ। तो ये कहानी पे अपने आप एक कहानी अपने ऊपर ही रिफ्लेक्ट कर रही है। इसे हम मॉडर्निस्ट फिक्शन में ये बहुत कॉमन है, इसे कहा जाता है एक मेटा फिक्शन। कहानी अपने ऊपर ही इस कहानी में जब एक बार मानिक मुल्ला कहानी ख़त्म करते हैं तो जो उनके शागिर्द हैं वो आगे पीछे बैठकर बात करते हैं कि क्या इस कहानी सही तरीके से कही गई, इसका इंटरप्रिटेशन क्या है, इसका विश्लेषण करते हैं पूरा। तो एक तरह से ये कहानी is able to work with modernist tropes and modernist metafiction। और दूसरी तरफ पे ये जो पूरा तरीका है कि 4-5 कहानियाँ कह के उनको इंटरलिंक करना,
ये तो कथासरित सागर से आ रहा है, ये उपनिषद से आ रहा है, ये हमारे संस्कृत ट्रेडिशन में बहुत कॉमन है। तो दैट इज़ वाई अ गुड टेक्निक इज समथिंग दैट सीम्स बोथ न्यू एंड एटर्नल, एंड आई थिंक धर्मवीर भारती इज एबल टू अचीव दैट इन दिस नॉवल। और दूसरे लेवल पे ये नॉवल एक जर्जर सामाजिक व्यवस्था के बारे में है। धर्मवीर भारती जानते हैं कि हमारे समाज में कितनी कीचड़, कितनी गंदगी फैली हुई है, और वो इसको इस नॉवल के थ्रू दर्शाना चाहते हैं। परंतु वो ये भी जानते हैं कि कैसे एक मॉरलिस्टिक फिक्शन, एक डॉगमेटिक फिक्शन जो आपको कोई सलाह देना चाहे, कोई मॉरल देना चाहे, वो कितना प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, और वो साहित्य की समझ उसमें कितनी सतही होती है। बचपन में जब हम कहानियां पढ़ते हैं तो हमसे सबसे पहला सवाल ये पूछा जाता है, व्हाट इज द मोरल ऑफ द स्टोरी, इस कहानी का निष्कर्ष क्या है। और ये उपन्यास इसी प्रक्रिया के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह उठाता है कि क्या कहानियों का निष्कर्ष क्या होना चाहिए, क्या उस निष्कर्ष को हम गलत इंटरप्रिटेशन देते हैं। मानिक मुल्ला जो भी कहानी अपने शागिर्दों को सुनाते हैं, अंत में वो उसका एक निष्कर्ष बताते हैं, और वो एक निष्कर्ष एक रिडक्शनिस्ट मार्क्सिस्ट रीडिंग ऑफ द टेक्स्ट होती है। परंतु वो निष्कर्ष बताते हुए भी हम कॉन्शियस है कि उसके भीतर, उसके डीपर लेवल पे कहानी का कुछ और निष्कर्ष है, कुछ और मॉरल है, कुछ और कहानी कही जा रही है। ये एक सतही कहानी है, नीचे कोई एक डीपर कहानी कही जा रही है। ये डीपर कहानी इस सामाजिक व्यवस्था के बारे में कुछ बहुत मूलभूत बातें कह रही है, एंड वही इस कहानी का निष्कर्ष है। ये निष्कर्ष को क्वेश्चन करते हुए भी एक निष्कर्ष तक पहुंचने वाली कहानी है। It is a framework, a blueprint about how to write a political novel without being moralistic, without being dogmatic. ये हिंदी उपन्यास में, हिंदी साहित्य में शायद सबसे बेहतरीन उपन्यास है। It is better than गोदान, it is better than a lot of other fiction written in Hindi. अगर आप मेरी बात मानेंगे या मेरा ओपिनियन किसी वैल्यू का है, तो आई थिंक इट इज़ द ग्रेटेस्ट नॉवल रिटन इन हिंदी, एंड इट इज जस्ट 75 pages long, and I would urge and request all of you to read it.